हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में और इनका निधन सन 2003 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का जन्म उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावदोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी हैं। तो हरिवंश राय जी की एकमात्र कृति से ही वो अमर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग यानी बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य का सर्जन किया है। साहित्य के बारे में साहित्य की रचनाएं की हैं। छायावदोत्तर काल के ये कवि हैं और ये अर्थात बच्चन जी एक विशिष्ट सर्जक भी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में काम किया है इन्होंने। उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता रहता है। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। इनकी द्वारा जो लिखी गई मधुशाला है, ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इसके द्वारा सभा सम्मेलन किए जाते थे, कवि गोष्ठियाँ आदि रखी जाती थी, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उमड़ते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने PhD भी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है, बहुत ही उम्दा काम किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तो इनको सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़बान पर है। ये इतनी फेमस पंक्तियाँ हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिणी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है। खुद के बारे में इन्होंने बताया है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये क्या भूलूं क्या याद करूं से ली गई है, उसका एक हिस्सा है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। श्यामा पहले से बीमार नहीं थी, बल्कि उन्होंने बच्चन जी की इतनी सेवा की थी कि वो खुद ही बीमार हो गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है कि किस तरीके से अपने पत्नी धर्म को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया और कर्तव्य को कितनी निष्ठा से निभाया इन्होंने। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। दर्दनाक और कारुण्य, दया से भरा
इसमें आपको सफ़र ये देखने को मिलेगा। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण में मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। दुलारना यानी लाड़ प्यार नहीं करता था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, निडर था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रख सके तो हम अपराधी तो ही हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी का दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे घुट बुखार में अपनी रात के ट्यूशनों पर भी जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने को बीमार पड़ने पर क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरामजदगी है, गरीबों की उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीबों को लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में मैं तो सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांतरम की नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान तथा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसी ये एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। बहरहाल मैं जब जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न कर सकी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं कभी भी बीमारी को लाड़ चाव नहीं करता था, उसे लाड़ प्यार नहीं करता था कभी भी। बल्कि गांधी जी कहा करते थे कि बीमार होना तो ये एक अपराध है और इसी बात से बच्चन जी भी सहमत थे कि बीमार होना एक अपराधी है और इसको ये दंडनीय अपराध मानते थे। इसीलिए वे क्या कहते थे कि छोटी मोटी बीमारियों की मैं परवाह नहीं करता हूँ। इन बीमारियों में वे और अधिक बल्कि काम किया करते थे कि जितने बीमार हो जाते थे उतना अधिक काम किया करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन जाते और लेखन का कार्य करते। बुखार में उनका लेखन कार्य और भी अच्छा होता था। इन्होंने इसमें किपलिंग का एक उदाहरण भी दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपने अनेक अच्छी कहानियाँ बल्कि बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी दो चट्टानें आदि रचनाएं प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी, जिसमें फेफड़े में पानी भर जाता है और यह सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या ना भागे किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। ऐसा बच्चन जी ने कहा था
और उन्होंने यह भी बताया हमें कि किस तरीके से वो बीमार जब पड़ते तो वे अपना लेखन का कार्य या फिर ट्यूशन पढ़ाना, ये सारी चीज़ें वो नहीं छोड़ते थे, बल्कि वो अपनी बीमारी में और अच्छा लेखन का कार्य करते थे। कुछ उदाहरण भी दिया उन्होंने कि 2 चट्टानें और सिसिफस बरक्स अनुमान, ये प्लूरिसी में इन्होंने पढ़े पढ़े ही लिखा था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे श्यामा, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी है, और उसने कैसे अपने तन मन से उनकी सेवा की थी, और यहाँ तक कि सेवा करते करते वो खुद ही बीमार पड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि कैसे यहाँ पर बीमार होना इसको एक अपराध माना गया है, जिसको कहा था गांधी जी ने। यहाँ एक शब्द आया था जिसमें लिखा है हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का होता है कि जो हम नित्य रोज जो काम करते हैं उसे हस्ब मामूल कहते हैं। फिर कुछ एक शब्द है जैसे अदबकार, अदबदा जैसे यहाँ लिखा है, जिसका मतलब होता है कि हट करके, मतलब ज़बरदस्ती। वो बुखार में भी लिखते थे, हदबदा मतलब ज़बरदस्ती। तो इस तरीके से उन्होंने अपने काम को कभी भी बीमारी में कम नहीं किया या उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वे अपना काम हमेशा किया करते थे। तो इसी प्रकार से उम्मीद है आपको ये चैप्टर के कुछ अंश समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।